नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगीड़ स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों, इससे पहले भी आप मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो देख चुके हैं। लगभग इतिहास कक्षा 12 के मैंने 12 से 13 वीडियो डाल दिए पहले से। उन्हें आपने देख लिए होंगे और नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिएगा। दोस्तों, आज का अपना वीडियो है कल्हण की राज तरंगिणी। कल्हण की राज तरंगिणी ये अपने अध्याय में अलग से एक पूरा पाठ दे रखा है। इस पूरे भाग में एक या दो प्रश्न बनेंगे। एक बड़ा प्रश्न बनने की संभावना है और एक छोटा प्रश्न बनने की संभावना है, तो इन्हें अपन अच्छा तरीके से समझेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन लगा उन्हें प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, कल्हण की राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के इतिहास से जुड़ी हुई है। और कल्हण की राज तरंगिणी के बारे में उनका उद्देश्य क्या था, कल्हण ने राज तरंगिणी क्यों लिखी, कल्हण कौन था और इन्होंने क्या क्या वर्णन किया राज तरंगिणी में, उसके बारे में इस वीडियो में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कश्मीर में एक वंश होता है लोहार वंश। कौन सा वंश? लोहार वंश। लोहार वंश पहले अपन देखेंगे दोस्तों कल्हण के बारे में कि कल्हण कौन था और इन्होंने किस प्रकार की रचना की, राज तरंगिणी की रचना किस प्रकार से की, कैसे की, इनकी विषय वस्तु क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसमें देखिए दोस्तों, कश्मीर में एक वंश होता है लोहार वंश। लोहार वंश में एक शासक होता है हर्षदेव। कौन सा शासक होता है? हर्षदेव। ये लोहार वंश कहाँ का है? कश्मीर का है। इसमें एक शासक होता है हर्षदेव। हर्षदेव के महामात्य यानी कि एक मंत्री होता है चंपक। हर्ष के महामात्य कौन? चंपक। चंपक के दो पुत्र, देखिए नाम से आप नाम ऐसा ही है तो ऐसा ही पढ़ना है अपने को। महामात्य इनके चंपक नाम के जो मंत्री थे, इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था कल्हण और एक का नाम था कनक। कल्हण तो एक अच्छा लेखक बना और कनक है जो कि एक अच्छा संगीतज्ञ बना। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हर्षदेव लोहार वंश का एक प्रमुख शासक था। हर्षदेव का महामात्य चंपक, चंपक के दो पुत्र थे, कल्हण और कनक। इनमें से कल्हण क्या था? लेखक। और कनक क्या था? संगीतज्ञ। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, कल्हण ने राज तरंगिणी की रचना क्योंकि इनके क्या क्या उद्देश्य थे। तो मुख्य उद्देश्य इसमें दोस्तों देखिए, मुख्य उद्देश्य अपने इसमें अपन ले सकते हैं, तीन ही मुख्य उद्देश्य ले सकते हैं, हालांकि और भी इससे अधिक इनके उद्देश्य हैं। तो देखिए, कश्मीर के पुराने राजवंश की स्थापना और जो राजा थे, कश्मीर के पुराने राजवंश के जो राजा थे उनके बारे में जानकारी देना, उनके बारे में जानकारी है जो कि उपलब्ध करवाना, पाठकों का मनोरंजन करना और अतीत से शिक्षा लेकर के भविष्य में गलतियां नहीं करना। ये तीन प्रमुख उद्देश्य किसके रहे हैं? कल्हण की राज तरंगिणी के। इसके अलावा भी और भी उद्देश्य रहे हैं, जैसे कि हर्ष की मृत्यु के बाद गृह युद्ध और संघर्ष का युद्ध, जो युग है जो कि आ गया था, हर्ष की मृत्यु हुई उसके बाद में, तो जो गृह युद्ध और संघर्ष का युग आया, तो उस समय जो अनिश्चित और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था, वह एक अन्य ऐसा तत्व था जिससे कल्हण को अपना इतिहास लिखने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। तो ये इनके साथ साथ में और भी प्रमुख उद्देश्य गिने जाते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो कश्मीर के पुराने राजवंश की जानकारी देना, पाठकों का मनोरंजन करना और अतीत से शिक्षा। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लेखक हैं जो कि पाठकों का मनोरंजन भी करते हैं, नहीं तो उनकी कृति कौन पढ़ेगा। जैसे जैसे मान लिया मैं वीडियो में भी कुछ बातें ऐसी कर देता हूँ जिनसे आप जुड़े रहते हैं। यदि आपको बोरिंग सब्जेक्ट ही पढ़ाता जाऊँ तो फिर आपको भी बोरिंग लगेगा, आप पढ़ेंगे नहीं। तो वीडियो के साथ में बने रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है बीच में। तो यहाँ पे भी यही है कि कल्हण ने क्या किया, पाठकों के मनोरंजन के लिए कुछ ऐसी बातें भी डाली और प्रमुख उद्देश्य भी रहा है इनका। उसके साथ में तीसरा उद्देश्य रहा है अतीत से शिक्षा लाना, यानी कि अपन अतीत से शिक्षा लेकर के आगे सीखेंगे, जो अतीत में गलतियाँ की गई उन्हें भविष्य में नहीं करेंगे। तो इसके बारे में जो मुख्य तीन उद्देश्य हैं वो राज तरंगिणी की रचना के लिए लिए गए। दोस्तों, काफ़ी इस समय के बाद में मेरा ये कक्षा 12 का वीडियो आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि बीच में स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था। तो कुछ विद्यार्थी ने कमेंट भी की, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट की। मैं 4-5 दिन से कमेंट के जवाब दे करके रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट हो गए थे। तो कुछ विद्यार्थियों ने ऐसे भी कमेंट किए कि सर इतने घमंडी हो गए कि हमारे कमेंट के जवाब भी नहीं दे रहे।
दोस्तों कुछ समय लग सकता है, लेकिन मैं प्रत्येक विद्यार्थी के कमेंट का जवाब देता हूँ। तो आप भी जैसा भी जो भी प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है, जो भी पढ़ाई से संबंधित जो भी बातें हैं, वो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों इससे पहले भी काफ़ी वीडियो मैंने डाल दी है, तो उन्हें भी देखिएगा। ये 3 अपने उद्देश्य हो गए, पुनः वापस यही खुल गया अपने कश्मीर के पुराने जो राजवंश है उनकी जानकारी देना, और पाठकों का मनोरंजन करना, और अतीत से शिक्षा प्राप्त करना। और इसके साथ साथ में देखिए राजतरंगिणी का अर्थ क्या है, राजतरंगिणी का अर्थ क्या है। तो इसमें देखिए राजाओं की नदी और राजाओं का इतिहास। अब देखिए कश्मीर के पुराने राजवंशों की जानकारी। कल्हण ने अपने राजतरंगिणी में क्या किया, जो राजाओं की जानकारी है वो क्रमबद्ध रूप से दी है। क्या दी है? काल क्रमानुसार दी है, यानी एक प्रभावबद्ध रूप से दी है। एक राजा आया, उसके बाद में दूसरा आया, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, उनके बारे में जानकारी है जो क्रमबद्ध रूप से है, जो कि उपलब्ध करवाई है। किसने करवाई है? कल्हण ने राजतरंगिणी में। तो इसलिए इन्हें राजाओं की नदी या फिर राजाओं का इतिहास भी कहा जाता है, या नदी का बहाव भी कह सकते हैं। तो राजाओं के बारे में एक क्रमबद्ध रूप से जानकारी उपलब्ध होती है, इसलिए इन्हें राजाओं की नदी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए इनकी जो विषय वस्तु है राजतरंगिणी की, राजतरंगिणी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, राजतरंगिणी में क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसमें प्रारंभ से लेकर के स्वयं तक का इतिहास, यानी कि जो कल्हण है उन्होंने प्रारंभ से लेकर के, जब इतिहास का प्रारंभ है, भारतीय इतिहास के बारे में यहाँ अपन चर्चा करें, विश्व के इतिहास के बारे में नहीं, तो भारत के इतिहास के बारे में, मुख्यतः अपन कश्मीर के बारे में। तो प्रारंभ से लगा करके स्वयं के बारे में, यानी कि 1150 के नज़दीक मान सकते हैं। वैसे इनकी जो राजतरंगिणी है उनकी रचना 1147 से लगा करके 1149 ईस्वी तक हुई थी, यानी कि 2 साल में इन्होंने इनकी रचना है जो कि कर ली थी। और इसमें इनकी जो विषय वस्तु है वो प्रारंभ से लगा करके स्वयं तक का इतिहास है जो कि इन्होंने डाला है इसमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इन्होंने समझाया है और वर्णन किया है। भारत के इतिहास के लिए सबसे प्रमाणित पुस्तक, अभी तक की सबसे प्रमाणित और पहली प्रमाणित पुस्तक है जो कि कौन सी है? राजतरंगिणी। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और पूछा जाने वाला, यदि 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भारत के इतिहास के लिए सबसे प्रमाणित पुस्तक कौन सी है। पहली पुस्तक भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको लिखना है। इसमें दोस्तों 8 तरंग है और 7826 श्लोक है। 8 तरंग है, तरंग यानी कि इसमें अध्याय है, और 7826 श्लोक है इसमें। और भाषा कौन सी है? राजतरंगिणी की संस्कृत भाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 श्लोक थे और 8 अपने तरंग थे। तो इसमें तरंगों को अपन अलग अलग करके पढ़ेंगे। तरंग 1, 2, 3, तरंग 4, 5, 6 और तरंग 7 और 8, यानी कि इन तीनों भागों में अलग अलग इनका जो समूह है, और इनमें तीनों भागों में अलग अलग विवरण अपने को मिलता है। तो तरंग 1, 2 और 3 इसमें कश्मीर का प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में अपने को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब देखिए कश्मीर का प्राचीन इतिहास है, तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कल्हण ने किसका सहारा लिया? स्रोत कौन कौन से है? तो दोस्तों देखिए इसमें पौराणिक स्रोतों का सहारा लिया, अनुश्रुतियों का सहारा लिया, मिथक परंपराएं वगैरह है उनका सहारा लेकर के कश्मीर का प्राचीन इतिहास है जो कि इन्होंने लिखा, और इनका विवरण है जो कि एक तरंग 1, 2 और 3 में मिलता है। और इस काल में राजाओं का महाभारत व रामायण के चरित्र नायकों से संबंध जोड़ा गया है। इस काल में रामायण के चरित्र नायकों से महाभारत और राजा है उनको महाभारत काल और रामायण काल के जो चरित्र नायक है उनसे संबंध इनका जोड़ा गया है। अब देखिए दोस्तों तरंग 4, 5 और 6, तरंग यानी अध्याय, इन चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय में किसका वर्णन किया है राजतरंगिणी में? तो इसमें देखिए कारकोट वंश और उत्पल वंश, इनके इतिहास का वर्णन है जो कि राजतरंगिणी में किया गया है। कारकोट वंश और उत्पल वंश, इनका इतिहास, इन वंश के इतिहास के बारे में पूरा वर्णन कौन से में किया है? चौथा, 5वां और 6ठा तरंग इसमें। उसके बाद में तरंग 7 और तरंग 8, यानी कि टोटल अपने 8 तरंग थे। 7वें तरंग और 8वें तरंग में व्यक्तिगत जानकारी व ग्रंथावलोकन के बारे में इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया गया, स्वयं के बारे में जानकारी, और जो ग्रंथावलोकन है उसका वर्णन है जो कि क्या है, और स्वयं के बारे में जानकारी लिखेगा तो फिर कहाँ रहा है, कौन से राजाओं का राजाश्रय प्राप्त हुआ है। वैसे
कलन है जो कि एक राजाओं के नज़दीक बिल्कुल कम ही रहा, राजाश्रय के नज़दीक कम ही रहा, लेकिन उन्हें राजाश्रय प्राप्त हुआ है, राज दरबार में रहा है, लेकिन इतना भी नहीं रहा है। वो स्वतंत्र था एक प्रकार से कह सकते हैं। तो उन्होंने लिखा भी है, वो भी स्वतंत्र रूप से लिखा है, किसी एक व्यक्ति या राजा का पक्ष ज़्यादा नहीं लिया, निष्पक्ष रूप से तटस्थ रह करके इन्होंने तरंगिणी की रचना की है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो राज तरंगिणी है, जो कि एक प्रमाणित सबसे प्रमाणित ऐतिहासिक कृति या रचना मानी जाती है भारतीय इतिहास के लिए। राज तरंगिणी की कुछ विशेषता है दोस्तों कि ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज तरंगिणी की विशेषता क्या क्या है। तो इसमें देखिए पहली विशेषता आती है घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से उल्लेख। प्रमाणित पुस्तक, इसका मतलब तथ्य भी है और प्रमाणों के साथ में इनकी क्रमबद्धता भी है। तो घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से उल्लेख किया गया है, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन यानी कि वैज्ञानिक रूप से है। उसके बाद में पक्षपात रहित होकर के राजाओं के गुण दोषों का वर्णन किया गया। ये अति महत्वपूर्ण है इसमें देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो कृतियाँ रचनाएं जो राजा के आश्रय में लिखी गई है, राजा के राज दरबार में लिखी गई है, वो राजाओं के गुणों का ही वर्णन करती है, ज़्यादातर कह सकते हैं अपन। दोषों का वर्णन तो कम ही कृतियाँ हैं, रचना है वो करती हैं। तो इसमें देखिए जो राज तरंगिणी है, इसमें पक्षपात रहित होकर के, क्योंकि इनको ये राजा के जो श्री में कह सकते हैं कि राजा के अंडर में नहीं रहते, कम रहते, इनको ये अपने अलग परिवार में रहते थे कह सकते हैं अपन, क्योंकि राजा के वहाँ रहता है और राज दरबार का जो आश्रय प्राप्त होता है संपूर्ण रूप से राजा राज दरबार पर निर्भर रहता है। वो कवि हमेशा या लेखक कह सकते हैं वो हमेशा किसके बारे में वर्णन करेगा, वो राजाओं के बारे में, राजाओं के जो गुण हैं उनके बारे में वर्णन करेगा। लेकिन जो कलन है वो इनको कम ही आश्रय प्राप्त था। इन्होंने जब राज तरंगिणी की रचना की थी तो उस समय जो शासक थे अपने महाराज जय सिंह, ये इनके आश्रयदाता थे। हालांकि इतना ज़्यादा इन पर प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन इन्होंने राजा जय सिंह के बारे में भी, इनके गुण दोषों का भी वर्णन किया इन्होंने। तो इनके गुण दोषों का भी जो कलन है इन्होंने वर्णन किया। अब देखिए तीसरी है राजनीति के अतिरिक्त सदाचार व नैतिक शिक्षा पर प्रकाश डाला। अब देखिए क्योंकि ये सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ था, कलन है जो कि सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि राजा का आश्रय इनको कम प्राप्त था। तो ये जो कलन है वो राजनीति के साथ साथ में भी कैसा व्यवहार कर रहा है, किसके बारे में कह रहा है, सदाचार व नैतिक शिक्षा के बारे में इन पर प्रकाश डाल रहा है। और इसकी जो भाषा है वो कैसी है, संस्कृत भाषा है। और इतिहास को काव्य रूप प्रदान इन्होंने, यानी काव्य रूप के रूप में इन्होंने रचना की थी किसकी, इसकी राज तरंगिणी की। अब राज तरंगिणी की पहली बार एक इतिहास को एक काव्य रूप है जो कि प्रदान इन्होंने किया, एक राज तरंगिणी के रूप में, एक काव्य के रूप में। तो एक नए लेखन की शुरुआत कह सकते हैं, नए स्रोत की शुरुआत अपने इतिहास में कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठी अपनी विशेषता है निर्भर व निर्भय। यहाँ पे निर्भय है, निर्भय निष्पक्ष व ऐतिहासिक कृति है। इसमें निर्भय होकर के इन्होंने वर्णन किया है, निष्पक्ष है, किसी की एक पक्ष नहीं लिया गया है, और ये ऐतिहासिक कृति है, एक ऐतिहासिक कृति है। अब देखिए स्वयं कल्हण ने कहा कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष विनिर्मुक्त होना चाहिए। यानी कि राग द्वेष विनिर्मुक्त, यानी कि किसी निष्पक्ष रूप से राग द्वेष इन सभी से विनिर्मुक्त होकर के एक लेखक को है जो कि इतिहास लेखन करना चाहिए, लिखना चाहिए। तभी उनकी जो है प्रशंसा है वो हो सकती है। नहीं तो यदि किसी का पक्ष लिया है या किसी विनिर्मुक्त न होकर के लेखन किया है तो उनकी प्रशंसा है जो कि नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अपने देखा कि अपने जो छठी और सातवीं विशेषता ये यहाँ आपने पढ़ी, इसके साथ में कुछ और विशेषता हैं, उन्हें आप देख सकते हैं अपने किताब में भी। अब देखिए राज तरंगिणी के प्रथम तरंग में, जो प्रथम तरंग है उस तरंग में सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई, अब पहले तरंग में क्या लिखा गया है तो देखिए जो कश्मीर है उसमें सबसे पहले पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने क्या की, राज्य की स्थापना की थी। और उस समय कश्मीर में वैदिक धर्म है जो कि प्रचलित था। सहदेव ने क्या की, यहाँ राज्य की स्थापना की और यहाँ धर्म कौन सा प्रचलित था, वैदिक। फिर 273 ईसा में कश्मीर में बौद्ध धर्म का क्या हुआ, आगमन हुआ। 273 ईसा में
कश्मीर में बौद्ध धर्म का क्या होता है, आगमन होता है। और सर्वप्रथम राज्य की स्थापना कौन करते हैं, पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव। अब देखिए इतिहास लेखन में काम में लिए अब राजतरंगिणी की इन्होंने रचना की, राजतरंगिणी की रचना की। अब राजतरंगिणी की रचना की तो रचना करने के लिए इन्होंने कौन कौन से तथ्य है, प्रमाण है, वो काम में लिए। कलहण ने कौन कौन से तथ्य हैं, प्रमाण है जो कि काम में लिए। तो अब देखिए उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी की रचना के लिए कलहण ने कौन कौन से तथ्य हैं वो प्रयोग में लिए, या फिर राजतरंगिणी के इतिहास लेखन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों कलहण ने अपने से पहले 11 विद्वान, कलहण जैसे कह सकते हैं कि कलहण जैसे भी 11 लोगों ने कलहण से पहले जो रचना करने के लिए राजाओं के बारे में, कश्मीर के राजाओं के बारे में, वहाँ के इतिहास लेखन के बारे में इन्होंने 11 विद्वानों ने कोशिश की थी, प्रयास किया था, लेखन किया था। तो उन 11 विद्वानों का उन्होंने उल्लेख किया है जिन्होंने राजा की कालक्रमानुसार सूची दी। राजाओं की कालक्रमानुसार सूची है जो कि उन्होंने दी, जो कि कलहण से पहले 11 विद्वान थे उन्होंने। और इनके साथ में उन विद्वानों की विवेचन पद्धति की कमियों की ओर भी इशारा किया। और कुछ कमियां रही थी इन 11 विद्वानों में, कमियां तो हर व्यक्ति में रहती हैं। तो 11 विद्वानों के इतिहास लेखन में कुछ कमियां रही थी, विवेचन पद्धति में कुछ कमियां रही थी, तो उनकी ओर भी इशारा इन्होंने किया है। इसके साथ में अनुश्रुतियाँ, परंपराओं, मिथक, प्रमुख रचनाओं और नीलमत पुराण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नीलमत पुराण का उल्लेख भी इन्होंने किया है। अब देखिए कुछ अनुश्रुतियाँ हैं और परंपराएं हैं, मिथक है, कुछ ऐसी बातें जो समाज में चलती आ रही है उनका, और इनके साथ साथ में प्रमुख रचनाएं जो इनको उस समय मिली थी। और इसके साथ में नीलमत पुराण एक पौराणिक कह सकते हैं, ऐतिहासिक या पौराणिक कृति भी कह सकते हैं इनको। तो नीलमत पुराण से भी कुछ विषय वस्तु ली गई और जानकारी प्राप्त की गई। तो नीलमत पुराण का भी उपयोग किया गया है। तो 11 विद्वान हो गए, उनकी जो सूचियां हैं वो, उनके जो लेखन है वो, इनके साथ साथ में अनुश्रुतियाँ, परंपराएं, मिथक, प्रमुख रचनाएं, इनका भी इन्होंने उपयोग किया। इनके साथ में मंदिरों तथा अन्य भवनों में खुदे हुए अभिलेखों का, खुदे हुए अभिलेख और युगांतकारी प्रयोग है जो कि इन्होंने उपयोग है जो कि क्या है, जो अभिलेख खुदे हुए थे, मंदिर है, कुछ दीवार, अन्य महत्वपूर्ण भवन थे, उन भवनों पर जो अभिलेख खुदे हुए थे उनका क्या क्या इन्होंने प्रयोग किया। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना साथ साथ में, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे लास्ट में भूल जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो होगा क्या कि अगला वीडियो है जो कि आपको जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पूर्व में राजाओं द्वारा किए गए भूमिदान, धर्मादाय के बारे में भी उन्होंने अभिलेखों से जो सूचना एकत्र की उसका उपयोग किया। और राजाओं के द्वारा जो दान किया गया था, भूमिदान किए गए थे, तो धर्मदान किया गया था, उनके बारे में राजाओं ने क्या किया था, अभिलेखों पर लिखवाया था और उनसे सूचना एकत्र करके उनका भी उपयोग है जो कि इन्होंने किया राजतरंगिणी की रचना के लिए। अब ये थी अपने प्रमुख बातें किसके बारे में, राजतरंगिणी के बारे में। सर्वप्रथम अपने पढ़ा कि राजतरंगिणी की रचना किसने की, कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की। तो देखिए दोस्तों, ऊपरी तौर से अपन देख सकते हैं कि लोहार वंश होता है कश्मीर है, और उसके प्रमुख शासक होते हैं, कह सकते हैं राजा होते हैं हर्षदेव, और हर्षदेव के महामात्य होते हैं चंपक, चंपक के 2 पुत्र होते हैं कलहण और कनक। कलहण है जो कि एक लेखक बनता है और कनक है जो कि एक संगीतज्ञ बनता है। कलहण है जो कि राजतरंगिणी रचना करते हैं जो कि महाराजा जयसिंह के समय। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके समय इन्होंने रचना की, तो महाराजा जयसिंह के समय। उसके बाद में देखिए कलहण की राजनीति के उद्देश्य क्या थे। वैसे हर्षदेव की मृत्यु के बाद में हुआ क्या कि समाज में जो है अराजकता है, अनिश्चितता है जो कि व्याप्त हो गई थी, और उनसे व्यतीत होकर के, विचलित होकर के भी कह सकते हैं कि उस समय की जो घटना है उनको ये लिखना चाह रहा था और लिखी भी है इन्होंने। लेकिन मुख्य रूप से 3 इनके उद्देश्य थे, कश्मीर के पुराने राजवंश से उनकी जानकारी देना क्रमबद्ध रूप से, और इसके साथ में पाठकों का मनोरंजन करना और अतीत से शिक्षा प्राप्त करना। ये इनके जो मुख्य जानकारी है जो कि अपन कह सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इनके जो उद्देश्य है, इनके जो उद्देश्य हैं जिसमें इनका जो अर्थ है राजाओं की नदी और राजाओं का इतिहास लेखन, राजाओं की नदी और राजाओं का इतिहास लेखन। आगे बढ़ते दोस्तों, इनकी जो विषय वस्तु है
विषय वस्तु है। विषय वस्तु में देखिए दोस्तों, प्रारंभ से लेकर के स्वयं तक, प्रारंभ से लेकर के स्वयं तक, यानी कि इन्होंने 1147 से लेकर के 1149 तक, ये तो इनका किसका, राजतरंगिणी का रचना काल है। लेकिन प्रारंभ से लेकर के स्वयं तक यानी कि 1150 तक कह सकते हैं, 1150 तक जब कलहण का कार्यकाल रहा है, 1150 तक कह सकते हैं यहाँ तक। और प्रारंभ से यानी जब इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ, वहाँ से कह सकते हैं इतिहास का प्रारंभ कह सकते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी। और इतिहास लेखन हुआ, उसके बाद में भारत की सबसे प्रमाणिक पुस्तक ये मानी जाती है। इसमें 8 तरंगे और 7826 इसमें श्लोक है। इसकी भाषा है जो कि संस्कृत है। राजतरंगिणी में 8 तरंग थे, तो पहला तरंग, दूसरा तरंग और तीसरा तरंग, इसमें कश्मीर के बारे में प्राचीन इतिहास उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें। और चौथा, पांचवा, छठा इसके बारे में कारकोट उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। और सातवां, आठवां कलहण के बारे में व्यक्तिगत जानकारी जो कि हमें उपलब्ध होती है। और कुछ यहाँ पे अपने विशेषता पढ़ी, और विशेषताओं का बड़ा प्रश्न आ सकता है आप ही, तो विशेषताओं का बड़ा प्रश्न है जो कि आ सकता है, तो इन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये 7 अपने प्रमुख विशेषता थी, इनके बारे में अपने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। और इसी के साथ में ही कुछ बेसिक जानकारी हैं जो कि वैदिक धर्म और सहदेव ने किस प्रकार से राज्य के प्रमुख स्थापना की। और उसके बाद में अगला प्रश्न, विशेषताओं के बाद में अगला प्रश्न आता है स्रोत, कलहण की रचना के स्रोत हैं उसके बारे में। और स्रोतों का बड़ा प्रश्न आ सकता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। मैंने स्रोत यहाँ अलग अलग पॉइंट बना करके लिखा है। पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा और चौथा, ये प्रमुख स्रोत थे। इन स्रोतों से इन्होंने अपने राज्य की जो राजा तरंगिणी है उसकी रचना की थी। तो प्रमुख प्रश्न दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये कलहण कौन था इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। कलहण के बाद में दूसरा प्रश्न आपका बन रहा है राजा तरंगिणी के उद्देश्य, रचना के उद्देश्य, दूसरा प्रश्न। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ से बन रहा है अपना राजा तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न दोस्तों यहाँ पे बन रहा है इनकी विषय वस्तु क्या है, कितने क्या लिखा हुआ है, किसका क्या वर्णन किया गया है इसमें। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो विषय वस्तु है, जो बड़ा प्रश्न वो बन रहा है तरंग और विषय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से तरंग में क्या क्या जानकारी है जो कि दे रखी है। उसके बाद में अगला प्रश्न बन रहा है राजतरंगिणी की विशेषता, राजतरंगिणी की विशेषता। और विशेषता के बाद में अगला प्रश्न अपना बनेगा, वो बनेगा जो स्रोत है इसके बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 20-25 मिनट का हो चुका है। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके कमेंट ही हमें पुनर्बलन प्रदान करते हैं, जिनकी वजह से ही मैं आप तक वीडियो उपलब्ध करवा पाता हूँ। पिछले काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से। अब आगे भी मैं रेगुलर कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाऊं। इतिहास विषय के सिलेबस जो हटा है उनको छोड़ करके बाकी सभी पार्ट के मैं जल्द आपको कोर्स है जो कि कंप्लीट करवा दूंगा। विद्यालय खुलने के चांस है जो कि अभी 16 तारीख बढ़ा दी है, आगे भी बढ़ सकती है। इसलिए आप रेगुलर क्लास के भरोसे यानी कि ऑफलाइन क्लास के भरोसे ना बैठ करके अपनी पढ़ाई है जो कि जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं।